Next part is leasing. So what is mean by leasing? So with the help of this image, you can understand that two parties are there. First is lessor, second is lessee. So person who is going to lend asset, that person is called a lessor. He is giver, and person who is going to take asset on lease, that is called as lessee. तो जो एसेट देगा उसे लेसर कहेंगे, जो एसेट लीज पे लेगा उसे लेसी कहेंगे। अगर लेसी जो है तो उसे फोर व्हीलर चाहिए और वो परचेस करना अगर पॉसिबल नहीं है, उतने पैसे उसके पास अगर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में 4 लाख या 5 लाख इन्वेस्ट करने के बजाय अगर 10-15 हजार में फोर व्हीलर मिल जाती है यूज करने के लिए लीज पे, तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 4 लाख और 5 लाख, it is better to spend 10,000 per month. So this is what lease agreement. So lessor is going to provide asset, and lessee is going to pay minimum lease payment, that is called as lease amount. So this is what agreement between lessor and lessee. So lessor का काम है एसेट देना और लेसी का काम है मिनिमम जो अमाउंट है वो पेड करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम रूम जो है या तो फ्लैट है वो रेंट पे लेते हैं, तो जो टेनेंट होता है वो फ्लैट यूज करता है और उसके बदले में जो ओनर है उसे पेमेंट किया जाता है। तो सेम वैसे ही है। तो फोर व्हीलर है, फ्लैट है, सपोज प्लांट एंड मशीनरी है, तो उसी केस में भी प्लांट एंड मशीनरी लीज की जाती है और उस प्लांट एंड मशीनरी के यूज के लिए उसका जो पेमेंट है वो किया जाता है। इतना सिंपल लीजिंग का ट्रांजैक्शन है। अब इसमें देखेंगे आगे क्या है। Lessee is a contract under which one party, the lessor, owner of the asset, gives another party a lease, the lessee, the exclusive right to use this asset, usually for a specific time, in return for the payment of the rent. तो जो लेसर है, ओनर ऑफ द एसेट, वो क्या करेगा, दूसरी पार्टी को मतलब लेसी को एक्सक्लूसिव राइट के साथ वो एसेट यूज करने की परमिशन देगा एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, 1 साल 2 साल के लिए। और अगर लेसी वो एसेट यूज करता है तो उसके बदले में लेसर को मतलब ओनर जो है उसे जो पेमेंट मिलेगा उसे हम रेंट कह सकते हैं या लीज कह सकते हैं। The leasing is a process by which the firm can obtain the use of certain fixed assets for which it must make the series of contractual periodic tax deductible पेमेंट। तो फर्म्स के लिए फिक्स एसेट मिल जाती है। तो जनरली फिक्स एसेट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और सभी फर्म्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि फिक्स एसेट वो परचेस करें। तो इंस्टेड ऑफ परचेसिंग ऑफ फिक्स एसेट दे कैन गो फॉर लीजिंग दैट एसेट। तो परचेस करने के बजाय वो एसेट वो लीज पे ले सकते हैं और लीज पर लेने के बाद उन्हें वो एसेट यूज करके उसका पेमेंट हो सकता है। A lease is a contract that enables the lessee to secure the use of the tangible property for a specific period by making payment to the owner. तो जो लेसी है उस लीज एग्रीमेंट की वजह से या लीज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उस लेसी को ये जो टेंजिबल प्रॉपर्टी है वो यूज कर सकता है और उसका जो पेमेंट है वो लेसर को कर सकता है। तो ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ लीजिंग। फीचर्स क्या है देखते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट, सो देयर आर essentially two parties to a contract of the lessee financing, namely the owner and the user. तो जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दो पार्टीज होती है, एक एसेट देने वाला मतलब ओनर जिसे लेसर कहा जाता है, और जो एसेट यूज करने वाला जिसे लेसी कहा जाता है। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लेसर एंड लेसी। इसे लीज कॉन्ट्रैक्ट या लीज एग्रीमेंट ऐसे भी कहा जाता है। Next is assets. So assets, the property to be leased are the subject matter lease finance contract. तो जो भी एसेट दी जाएगी, ट्रांसफर होगी, या तो वो फोर व्हीलर होगी, मशीनरी होगी या फ्लैट होगा,
जो भी फिक्स एसेट या टेंजिबल एसेट ट्रांसफर होती है उसे सब्जेक्ट मैटर ऐसे कहा जाता है, और उसमें फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसे जो भी एसेट ट्रांसफर होगी उसे सब्जेक्ट मैटर या एसेट ऐसे कहा जाएगा। लीज पीरियड, द बेसिक लीज पीरियड ड्यूरिंग विच द लेसी इज लीज इज नॉन कैंसलेबल। तो बेसिक पीरियड डिसाइड किया जाता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, और उसका जो रेंट है वो भी डिसाइड किया जाता है। तो जो भी पीरियड है 1 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ है तो लीज पीरियड 1 ईयर है। नेक्स्ट इज रेंटल पेमेंट। सो लेसी पेज टू द लेसर फॉर द लीज ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज लेसी रेंटल। ठीक है, तो जो भी रेंट डिसाइड होगा दोनों भी पार्टी में, सपोज 10,000 पर मंथ, तो ये जो 10,000 है वो है रेंटल पेमेंट विल बी मेड बाय लेसी टू द लेसर। तो जो लेसी है जो एसेट यूज करेगा वो पार्टी लेसर को हर महीने 10,000 रुपीज जो भी अमाउंट डिसाइड हुई है उसका पेमेंट किया जाएगा। इसे कहते हैं रेंटल पेमेंट। नेक्स्ट है मेंटेनेंस। सो प्रोविजंस फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड अदर expenses pertaining to the asset lease। तो इस एग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है कि कौन इसका मेंटेनेंस चार्जेस करेगा। तो आपको ये पता है कि जो भी एसेट है वो अगर यूज की जाती है तो उसका रिपेयर्स मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, इंश्योरेंस होता है, या कुछ उसमें ब्रेक डाउन हो जाए तो उसके लिए भी अदर एक्सपेंसेस जनरेट हो सकते हैं। तो उस केस में उसका जो भी कुछ खर्चा आएगा वो कौन करेगा, ये भी एक लीज एग्रीमेंट में मेंशन किया होता है। जनरली जो भी रिपेयर्स मेंटेनेंस होता है वो कई केस में लेसर या किसी केस में लेसी के पास होता है। अगर लीज अमाउंट कम है तो लेसी मेंटेनेंस करता है, और लीज अमाउंट अगर ज्यादा है तो लेसर जो है वो मेंटेनेंस का चार्जेस बियर करता है। नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ लीज। तो टर्म ऑफ लीज इज द पीरियड फॉर विच द एग्रीमेंट ऑफ द लेसी रिमेन्स इन द ऑपरेशन। तो जो लीज का टर्म है, टर्म मतलब पीरियड, सो 5 ईयर्स, 1 ईयर्स, ठीक है, तो जो 1 ईयर जो भी पीरियड है उसे कहा जाएगा टर्म ऑफ लीज। नेक्स्ट इज ओनरशिप। सो ड्यूरिंग द लीज पीरियड ओनरशिप ऑफ द एसेट इज बीइंग केप्ट विद द लेसर एंड इट यूज इज अलाउड टू द लेसी। तो मशीनरी या कोई भी एसेट जब ट्रांसफर होती है तो उस केस में जो ओनरशिप ओनर्स होते हैं, ओनरशिप होती है तो वो लेसर के पास ही होती है, सिर्फ पोजीशन जो है वो लेसी के पास ट्रांसफर हो जाता है, तो उसे कहा जाता है ओनरशिप। नेक्स्ट इज टर्मिनेटिंग। एट द एंड ऑफ द पीरियड कॉन्ट्रैक्ट में बी टर्मिनेटेड। अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो 1 साल के बाद एसेट फिर से ओनर के पास आ जाती है, और उसके आगे जो लेसी है वो एसेट यूज नहीं कर सकता, और उसके आगे उसे लीज या तो रेंट देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अब एंड हो गया है, इसे टर्मिनेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज रिन्यू और परचेस। सो एन ऑप्शन टू द रिन्यू और द लीज और टू परचेस द एसेट एट द एंड ऑफ द बेसिक पीरियड। तो अगर ऐसे डिसाइड हुआ है कि 1 साल का बेसिक पीरियड है उसमें लेसी एसेट यूज करेगा, और उसके बाद अगर लेसी को ऐसे लगा कि यही एसेट वो कंटिन्यू कर सकता है तो नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करके नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर के लिए लेसी जो है वो एसेट यूज कर सकता है, इसे रिन्यू कहा जाता है। और अगर लेसी को ये एसेट परचेस करनी है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जो भी अमाउंट डिसाइड होगी मार्केट प्राइस या तो उस एसेट का कैलकुलेशन करके जो भी प्राइस डिसाइड होगी उस प्राइस के प्राइस देके लेसी लेसर से एसेट परचेस कर सकता है। तो ये दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं बेसिक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने के बाद। तो लेसी फिर से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करके रेंट देके एसेट यूज कर सकता है, या तो वही एसेट वो परचेस कर सकता है लेसर को पेमेंट करके। नेक्स्ट इज डिफॉल्ट। So lessee may be liable for the all future payments at once received title to the asset in exchange। So अगर डिफॉल्ट यानी कि कुछ
प्रॉब्लम हुआ तो, या तो कुछ पेमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ तो। अब जो लेसी है वो रेगुलरली पेमेंट उसे करना चाहिए। अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं होती लेसी के पास, वो लेसर के पास ही रहती है। मतलब जैसे कि हम बैंक लोन लेते हैं, अगर बैंक लोन प्रॉपरली पेड नहीं किया तो बैंक एसेट ले जा सकती है। वैसे ही है, अगर लेसी ने प्रॉपरली पेमेंट नहीं किया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, लेसी को एसेट हैंड ओवर नहीं हो सकती या तो एक्सचेंज नहीं हो सकती। इसे कहा जाता है डिफॉल्ट। तो सिंसियरली पेमेंट करना है रेगुलरली, मंथली जो भी अमाउंट डिसाइड हुई है वो लेसी ने लेसर को पेमेंट करना चाहिए, तो फिर डिफॉल्ट टर नहीं होगा। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। लीज फाइनेंसिंग के एडवांटेज क्या है? फर्स्ट इज एडवांटेजेस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसी। तो जो लेसी है मतलब एसेट लेने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट इज सेविंग ऑफ कैपिटल। तो लीजिंग कवर द फुल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट यूज इन द बिजनेस by providing 100% finance. This lease is not to provide or pay any margin money as there is no down payment. In this way, the saving in the capital or financial resources can be used for other productive purposes, for example, purchase of the inventories. तो पैसे कैपिटल सेव हो जाता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 5 लाख रुपए की एसेट है तो मुझे 5 लाख देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 10,000 मंथली अगर मैं पेमेंट कर दूंगा तो मुझे वो एसेट यूज करने के लिए मिल सकती है। तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 5 लाख, इट इज बेटर टू स्पेंड 10,000 मंथली ऑन मंथली बेसिस। तो इससे कैपिटल सेव हो जाता है और वही कैपिटल हम दूसरे चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि परचेस ऑफ इन्वेंटरीज। दूसरे इन्वेंटरीज परचेस है या अदर कुछ अगर प्रोविजंस है तो उसके लिए वही अमाउंट हम यूज कर सकते हैं। सभी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट फिक्स एसेट में चली जाएगी तो बिजनेस के बाकी के चीजों के लिए अमाउंट अवेलेबल नहीं होती। तो इसके लिए इंस्टेड ऑफ परचेसिंग ऑफ एसेट we can use lease financing. Flexibility and convenience. The lease agreement can be tailor-made in respect of lease period and lease rentals according to the convenience and requirement of all lessees. तो जो लीज एग्रीमेंट है वो हम फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, कन्वीनियंस रख सकते हैं। टेलर मेड है मतलब जो लेसर और लेसी इन दोनों में भी जो भी डिस्कशन होगा उस डिस्कशन के हिसाब से हम लीज पीरियड क्या होना चाहिए, 1 साल या 2 साल, 5 साल, या लीज की अमाउंट क्या होनी चाहिए, ये भी डिसाइड कर सकते हैं। तो जितना भी इनकम है एज कम्पेयर टू दैट, अगर बहुत ही कम अमाउंट रेंट की अगर हमने डिसाइड की तो ये बेनिफिशियल हो जाता है लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसे बहुत ही कम रेंट देना पड़ता है हर महीने और उसका इनकम बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो है इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। दिस बोथ द पार्टीज कैन डिस्कस and decide lease period and lease rental amount. Next is planning cash flows. So leasing enables the lessee to plan its cash flows properly, and the rentals can be paid out of the cash coming into the business from the use of the same asset. तो अगर ऐसे हम माने कि एक एसेट किसी बिजनेसमैन ने लीज पर ले लिए, वो एसेट यूज करके वो प्रोडक्शन कर रहा है और बाद में सेल करके पैसे कमा रहा है, तो उसको सेल करके जितने पैसे मिलेंगे उससे उसका जो रेंट है वो पेड होगा। तो ये जो कैश फ्लो है तो वो उसे आइडेंटिफाई करना होगा कितने पैसे मुझे मिल रहे हैं, और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद रेंट कितना पेड करना है ये वो डिसाइड कर सकता है। तो इट इज यूज फॉर प्लानिंग द कैश फ्लोज। ठीक है, तो कितना मुझे मिल रहा है उस हिसाब से कितना मैं पेड कर सकता हूँ लीज अमाउंट, ये डिसाइड करने के लिए ये जो लीज एग्रीमेंट है वो यूजफुल है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ द लीज फाइनेंसिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसी। और भी कुछ एडवांटेज है लेसी के लिए। फर्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन लिक्विडिटी। सो लीजिंग enables the lessee to improve the liquidity position by adopting the sale and lease back टेक्निक। तो जो सेल एंड लीज बैक टेक्निक है वो यूज करके जो लेसी है
वो लिक्विडिटी मेंटेन कर सकता है, मतलब उसका जो कैश फ्लो है वो प्रॉपरली बिजनेस में इनफ्लो और आउटफ्लो ये प्रॉपरली मैच होगा, तो वो बिजनेस प्रॉफिट में ला सकेगा या तो प्रॉपरली मैनेज कर सकेगा। तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, इन शॉर्ट कैश फ्लो इनफ्लो और आउटफ्लो प्रॉपर रखने के लिए ये लीज एग्रीमेंट एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग ऑफ रिस्क ऑफ obsolescence. Lessee can shift the risk upon lessor by acquiring the use of assets rather than buying the asset. तो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस का मीनिंग ऐसा है कि एसेट्स जो है वो कुछ सालों बाद आउटडेटेड हो जाती है। तो अगर कोई बिजनेसमैन एसेट परचेस करता है और उसके कुछ साल बाद अगर एसेट वो आउटडेटेड हो जाएगी, तो उस व्यक्ति को वो एसेट सेल करनी पड़ती है और फिर से नई टेक्नोलॉजी की एसेट परचेस करनी पड़ती है जो महंगी हो सकती है। तो ये जो रिस्क है, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस की एसेट्स आउटडेटेड हो जाना, वो रिस्क कम हो सकती है लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लेसी क्या करेगा, एसेट बोरो करेगा, यूज करेगा, उसके ऊपर रेंट पेड करेगा और वापस वो एसेट शिफ्ट हो जाएगी लेसर के पास। तो जो ऑब्सोलेंस है, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस मतलब एसेट आउटडेटेड हो जाने की जो रिस्क है वो लेसी को बियर नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। सो इन केस ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ लीज एग्रीमेंट, leasing can avail the specialized service of the lessor for maintenance of asset leased. Although the lessor charges higher rental for providing such services, so lessee see overall administrative and service costs are reduced because of the specialized service of the lessor. तो जनरली जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो लेसर के पास होती है, तो लेसर ज्यादा रेंट लेके जो लेसी है उसके लिए फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है। तो जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो लेसी को नहीं होगा, या तो उसका हेडेक जो है वो लेसी को नहीं होगा। ये भी हेडेक वो लेसर को शिफ्ट कर सकता है थोड़ा सा ज्यादा पेमेंट करके। नेक्स्ट इज ऑफ द बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। सो लीजिंग प्रोवाइड्स ऑफ balance sheet financing for the lessee, in that the lessor lease is recorded neither as an asset nor as a liability. तो अगर हम एसेट परचेस करते हैं तो हमें एसेट बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखनी पड़ती है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। उसकी वैल्यू जीरो हो जाने के बाद उसे सेल करना पड़ता है। तो ये जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि हम एसेट हमारे पास है और उसके हम ओनर नहीं है, इसकी वजह से हम वो एसेट बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते। हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लीज अमाउंट लिखनी है, क्योंकि वो हमारे एक्सपेंडिचर्स है और हर महीने जो भी पेमेंट होगा उसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। उसका कोई भी इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे नहीं होगा, मतलब एसेट भी जनरेट नहीं होगी, लायबिलिटी भी जनरेट नहीं होगी, सिर्फ हमें मंथली एक्सपेंसेस जनरेट होंगे। इसके लिए उसे कहा गया है ऑफ द बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। अब एडवांटेजेस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर। तो लेसर जो है एसेट देने वाला, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट्स है। फर्स्ट इज हायर प्रॉफिट। सो लेसर कैन गेट हायर प्रॉफिट बाय लीजिंग द एसेट। तो उसने एक बार एसेट परचेस कर ली और वो रेंट पे देने लगा, उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। जैसे कि जेसीबी का एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो अ, बहुत से कंस्ट्रक्शन साइट के लिए जेसीबी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो रोड का काम हो या कंस्ट्रक्शन का काम हो या डैम हो, बहुत जगह पे जेसीबी रिक्वायर होता है। और ऐसे केस में जो जेसीबी के ओनर्स है उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे रेंट पे देते हैं सब जेसीबी, तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये है हाई प्रॉफिट। नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट। तो लेसर बीइंग द ओनर ऑफ द एसेट
claim various benefits such as depreciation. तो depreciation है, या अगर लेसर ने भी किसी कंपनी से लोन पे अगर परचेस की है वो एसेट, तो वो लोन की अमाउंट दिखाकर भी टैक्स बेनिफिट ले सकता है। तो ऐसे अलग अलग डेप्रिसिएशन है, या तो टैक्स बेनिफिट है, ऐसे लोन है, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस यूज करके वो टैक्स बेनिफिट एंजॉय कर सकता है। नेक्स्ट इज क्विक रिटर्न। सो बाय लीजिंग द एसेट, the lessor can get the quick return than investing in other projects of the long gestation period. ओके, सो ये क्या है? क्विक रिटर्न्स मतलब मैंने अगर एसेट लीज पे दे दी, तो उस एसेट पे मुझे रिटर्न्स, क्विकली रिटर्न्स आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि लोग फोर व्हीलर परचेस करते हैं लोन पे, और वो किसी कंपनी के पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी के लिए रेंट पे दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देने की वजह से उससे जो इनकम जनरेट होता है, तो उससे बैंक लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट है वो पेड कर सकते हैं, और कुछ ही महीनों में वो फोर व्हीलर जो है वो नील हो जाती है, मतलब उसके ऊपर कोई भी लोन नहीं रहता, और ऐसी तरीके से नेक्स्ट एसेट परचेस करके वो भी लीज पे दे सकते हैं। ऐसे जो क्विक रिटर्न होते हैं, एसेट में इन्वेस्ट करो और क्विकली उस पे रिटर्न ले लो, ये जो फैसिलिटी है वो लीज फाइनेंसिंग में अवेलेबल है। और भी कुछ एडवांटेजेस है, हाइयर कॉस्ट। सो कुछ डिसएडवांटेजेस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। तो हाइयर कॉस्ट क्या है? द लीज रेंटल इंक्लूड्स द मार्जिन फॉर द लेसर as also the cost of risk of obsolescence, and it is thus regarded as a form of financing at the higher cost. तो आपने देखा होगा कि मेंटेनेंस के लिए ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है, या रेंट मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा होता है, पर लेसी को रिक्वायरमेंट होती है तो उसे वो लेना पड़ता है। तो जो लीज की अमाउंट है वो डेफिनेटली हाइयर कॉस्ट होती है। तो लेसर के लिए ये प्रॉफिटेबल है, पर लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी कॉस्टली। Next is risk. So risk of being deprived of the use of asset is in case of leasing company winds up. So अगर जो कंपनी एसेट लीज पे दे रही है उसका अगर वाइंडिंग अप हो गया, और या तो उन्होंने सर्विसेज देना बंद कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में ये रिस्क है। और तो जो भी यूज है एसेट का वो नहीं हो सकता, और फिर से लेसी को वो एसेट वापस देनी पड़ेगी, और उसकी वजह से लेसी का नुकसान हो सकता है। Next is no alteration in the asset. So lessee cannot make changes in the asset as per his requirement. So asset में कुछ changes नहीं कर सकते क्योंकि लेसी ओनर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ एसेट यूज करो और पेमेंट करो और वापस दे दो, ऐसी स्ट्रेटेजी उसे यूज करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज पेनल्टीज ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज। So lessee has to pay the penalties in case of he has to terminate the lease before the expiry of lease period. So अगर एक साल का लीज पीरियड है और अगर लेसी को पॉसिबल नहीं है कंटिन्यू करना, तो ऐसे केस में जो पेनल्टीज है वो पेड करनी पड़ती है लेसी को, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एक साल का कंप्लीट नहीं कर पाया। तो ऐसे सिचुएशन में ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है फ्रॉम द लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस है लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट इज हाई रिस्क ऑफ एब्सोलेंस। तो जो लेसर हैज टू बियर द रिस्क ऑफ एब्सोलेंस एज देयर आर रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो आपको ये पता है कि मशीनरी, नई नई मॉडल्स, नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से एसेट्स जो है वो बहुत 5 या 10 साल में ही आउटडेटेड हो जाती है। जो लेसर है, जो एसेट का ओनर है, अगर उसने एसेट परचेस कर ली तो कुछ सालों बाद ही वो एसेट ऑब्सोलेंस में चली जाती है, मतलब आउटडेटेड होती है, और वो एसेट कोई भी लेसी रेंट पे नहीं लेता, क्योंकि लेसी को अपडेटेड टेक्नोलॉजी हो, ऐसी मशीनरी या एसेट चाहिए होती है। तो ऐसे सिचुएशन में लेसर को वो जो आउटडेटेड एसेट है वो सेल करनी पड़ती है, और नई टेक्नोलॉजी से लेस जो एसेट है वो परचेस करनी पड़ती है। तो बहुत ही ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट और ह्यूज रिस्क लेसर की होती है। नेक्स्ट इज प्राइस लेवल।
changes. So in case of inflation, the price of the assets rises, but the lease rentals remain fixed. तो इस मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, तो बहुत से लेसर्स ऐसे अवेलेबल होते हैं जो कम से कम प्राइस में एसेट लीज करते हैं। तो कंपटीशन भी है और प्राइस लेवल जो है चेंज होती रहती है। इसकी वजह से एसेट की प्राइस बढ़ती रहती है, पर रेंट की जो अमाउंट है वो फिक्स ही रहती है। कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाता है तो इसकी वजह से जो लेसर है उसके लिए इनकम जनरेट नहीं होता। Next is long-term investment. So leasing requires a long-term investment in the purchase of assets and takes a long time to cover the cost of the asset. तो assets की जो prices होती है बहुत ज़्यादा होती है, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख। तो ये जो बहुत बड़ी अमाउंट उसे इन्वेस्ट करनी पड़ती है और रेंट बहुत ही कम मिलता है मंथली। तो ऐसी सिचुएशन में जो लेसर है उसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक है कि उसे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करके सालों तक रुकना पड़ता है, क्योंकि उसका इनकम जो है वो स्लोली उसे मिलता है और बाद में वो एसेट को डील कर सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसर। कुछ टाइप्स है: ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज; ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ लीज, डायरेक्ट लीज, सेल एंड लीज बैक एंड लिवरेज लीज। तो इस चार्ट को देखकर आप अच्छी तरह समझ पाओगे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर जो है उसमें दो टाइप्स है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ लीज जो है उसमें 3 टाइप्स है, डायरेक्ट लीज, सेल एंड लीज बैक एंड लिवरेज लीज। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग लीज। सो ऑपरेटिंग लीज एंड द cancelable contractual agreement whereby the lessee agrees to make the periodical payments to the lessor, often for 5 or few years, to obtain an asset set services. So according to the International Accounting Standard IAS 17, an operating lease and one that is not a financial lease. तो ऑपरेटिंग लीज क्या है? जिसमें कैंसलेबल कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट किया जाता है, और लीज उसमें क्या होता है, लीज एग्री टू मेक पीरियडिकल पेमेंट। तो जो लेसी है वो क्या करेगा, लेसर को एक 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जो भी पीरियड डिसाइड हुआ है उस पीरियड के लिए पेमेंट करता रहेगा और लेसी को एसेट यूज करने के लिए मिलेगी। तो इसे कहा जाता है ऑपरेटिंग लीज। इस वर्डिंग में ही उसका मीनिंग है ऑपरेशंस, मतलब बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए जो भी मशीनरीज यूज होती है उसके लिए जो एग्रीमेंट होता है उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग लीज। Next is financial lease. So financial or capital lease is a long-term lease than the operating lease. So operating lease से ज़्यादा period है. That is non-cancelable and obligates the lessee to make the payment for the use of asset over the predetermined period of time. So according to the International Accounting Standard AS 17, in a financial lease, the lessor transfer to the lessee substantially all the risks and rewards identical to the ownership of the asset, whether or not the title is eventually transferred. तो इसमें क्या है कि पीरियड ज्यादा होता है, 5 साल या 10 साल से ज्यादा। उसके बाद ये फाइनेंशियल लीज जनरली फाइनेंस, instead of spending huge finance, you can take assets on lease. IAS 17 की अगर बात माने तो यहाँ पे है कि लेसर ट्रांसफर द लेसी, जो रिस्क है वो ट्रांसफर करता है लेसर लेसी को, और ओनरशिप जो है वो बाद में ट्रांसफर हो जाती है लेसी को। मतलब फाइनेंशियल लीज में क्या होता है, फर्स्ट ओनर जो लेसर जो होता है वो ओनर होता है, और लेसी जो पेमेंट करता है वो पेमेंट करने के बाद, सभी पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ओनरशिप जो है वो लेसी को ट्रांसफर हो सकती है। तो ये है फाइनेंशियल लीज। तो ऑपरेटिंग लीज में सिर्फ यूज होगा और पेमेंट होगा। फाइनेंशियल लीज में एसेट की ओनरशिप भी ट्रांसफर हो सकती है अगर लेसी ने सभी पेमेंट्स प्रॉपरली कर दिए तो। नेक्स्ट इज डायरेक्ट लीज।
So under the direct leasing, the firm acquires the right to use an asset from the manufacturers directly, and the ownership of the asset leased out remain with the manufacturer itself. तो अगर ऐसे हम इमेजिन करें, एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है जो मशीन मैन्युफैक्चर करता है, और वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दूसरे कंपनी को एसेट यूज करने के लिए देती है और उनसे लीज या तो रेंट है वो कलेक्ट करती है, उसे कहा जाता है डायरेक्ट लीज। तो जनरली एसेट कोई पार्टी परचेस करती है और उस पार्टी से हमें वो एसेट लीज पे लेनी पड़ती है, पर अगर कंपनी डायरेक्टली मशीनरी प्रोवाइड कर रही हो तो ऐसे केस में उसे कहा जाता है डायरेक्ट लीज। नेक्स्ट इज सेल एंड लीज बैक। So under the sale and lease back agreement, the firm sells an asset that is owned and then leads to the same asset back from the buyer. So this way, the lessee gets the assets for use and at the same time gets cash. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो सेल करना है तो जो लेसी है उसे एसेट सेल होगी, उसके पैसे मिलेंगे और बाद में फिर से वही एसेट लीज बैक करती है, मतलब फिर से वो एसेट जो है परचेस करके उसका पेमेंट जो है वो लेसी को करना है। ऐसे जो सेल एंड लीज बैक है, इससे क्या हो जाता है, लेसी जो है उसे एसेट मिलती है और बाद में उसे कैश भी मिलती है। तो ये जो सेल एंड लीज बैक जो है, ये भी फैसिलिटी बहुत जगह पे यूज की जाती है। नेक्स्ट इज leverage lease. Leverage lease is the same as the direct lease. Expect that the third party, the lender, is involved in the addition to the lessor and lessee. The lender party finances the purchase of the asset to the lease the lessor turn to be a borrower. ठीक है, तो लीज लिवरेज जो है उसमें तीन पार्टीज होती है, एक तो लेसी, लेसर और लेंडर। तो जो लेंडर है वो लेसर को फाइनेंस प्रोवाइड करता है, लेसर एसेट परचेस करता है और वो लेसी को रेंट पे देता है। तो ये टाइप्स है सभी रिलेटेड टू लेसी लेसर। ओके, तो डिफरेंस देखते हैं ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज में। डेफिनेशन क्या है देखिए, ऑपरेटिंग लीज इज अ शॉर्ट टर्म लीज यूज्ड टू फाइनेंस द एसेट्स एंड नॉट फुल्ली amortize over the life of the assets. Financial lease में क्या है, the lease used in the connection with the long term assets and amortize the entire cost of asset over the life of the lease. So पूरे लाइफ के लिए ऑपरेटिंग लीज नहीं यूज होता, शॉर्ट टर्म के लिए है, और फाइनेंशियल लीज जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। ड्यूरेशन क्या है शॉर्ट टर्म, फाइनेंस के लिए लॉन्ग टर्म। कॉस्ट क्या है, लेसर पेज द मेंटेनेंस कॉस्ट और फाइनेंशियल लीज में लेसी पेज द मेंटेनेंस कॉस्ट। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर होगा तो लेसर पेड करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा 5 साल से ज्यादा तो लेसी पेड करेगा। Cancel and chargeable. So cancelable lease and it is chargeable lease contracts, and not cancelable lease and it is not chargeable lease contract. तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो ये कैंसिल भी हो सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर है फाइनेंशियल लीज तो वो कैंसिल नहीं होता। नेक्स्ट इज रिस्क। तो रिस्क इसके पास है, ऑपरेटिंग में लेसर के पास रिस्क है, फाइनेंशियल में लेसी के पास रिस्क है। परचेस end of the asset is not purchasable, and end of the contract the lesser asset is purchasable. तो ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, सिर्फ पेमेंट करना है और बाद में एसेट फिर से लेसर के पास आ जाती है। फाइनेंशियल लीज में जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है तो जो लेसी है वो एसेट परचेस करता है। रिन्यू, सो इट इज रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट। हम अगर 2 साल का ऑपरेटिंग लीज हुआ है तो वो आगे बढ़ के 3 साल या 4 साल का कर सकते हैं, रिन्यूएबल है। और फाइनेंशियल लीज जो है वो रिन्यूएबल नहीं है। ऑपरेटिंग लीज को फाइनेंशियल लीज या शॉर्ट टर्म लीज या कैंसलेबल लीज ऐसे भी कहा जाता है, और जो फाइनेंशियल लीज है उसे कैपिटल लीज, लॉन्ग टर्म लीज या तो नॉन कैंसलेबल लीज ऐसे कहा जाता है। तो ये सब रिलेटेड है फाइनेंशियल लीज।